जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज मैं फिर से आप लोग के लिए साइंस का इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि दोस्तों ये आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आप लोग आगामी वाले झारखंड सचिवालय की एग्जामिनेशन हो गया, आप लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर की एग्जाम हो गया है ना, यानी कि ऑलमोस्ट जितने भी एग्जामिनेशन हो गया जिसमें साइंस पूछा जाएगा, तो यहाँ से 100% आप लोग को सारा प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देखना ना भूलें, क्योंकि आप लोग को फिर से बता दे रहे हो, आप लोग को जितना भी प्रश्न पूछा जाता है वो प्रीवियस ईयर से 60% रहता है, ठीक है। बाद बाकी 40% आप लोग का इधर उधर से रहता है, इधर उधर रहता है, उसको आप लोग को प्रैक्टिस के माध्यम से इतना करवा दिया जाएगा, एमसीक्यू के माध्यम से आप लोग के एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, बशर्ते आप लोग को एग्जाम तक सिर्फ बने रहना है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि जितने भी झारखंड महिला सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे, झारखंड सचिवालय की तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे, उन लोग पास ये वीडियो पहुंच सके और वो सब भी देख सके, ठीक है। और ये आप लोग का क्लास जो रोज़ आप लोग को शाम के 7 बजे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, शीतलक डैश किसके कारण होता है, बताइए। तो ये जो आप लोगों को होता है वाष्पीकरण के कारण होता है। शीतलक जो होता है किसके कारण होता है? वाष्पीकरण के कारण होता है। इसीलिए बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। देखिए, वाष्पीकरण क्या है? द्रव से वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण किसे कहते हैं? द्रव से वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। और ये 2 प्रकार का होता है। पहला आपको वाष्पन हो गया, सेकेंड आपका क्वथन हो गया, है ना। इस प्रक्रिया में निकाय की जो ऊर्जा क्षति होती है, जिससे वो ठंडा हो जाता है ना। जैसे में आप लोगों को सुराही के पानी में ठंडा होना, है ना, ये सब है इसका उदाहरण। नेक्स्ट है, अधिकतम डैश इलेक्ट्रॉनों को सबसे बाहरी कक्षा में समायोजित किया जाता है, बताइए। इलेक्ट्रॉन के सबसे बाहरी कक्ष में कितना हो सकता है? तो इसका जो आंसर आप लोग हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, इसके बारे में हम लोग कुछ अध्ययन कर लेते हैं, है ना। देखिए, उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर जितने भी तत्व होते हैं, उनके परमाणु का जो बाहरी कक्ष होता है, सेल होता है, उसमें 8 या 8 से कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, यानी कि 8 से ज़्यादा नहीं रहेगा, 8 से कम रह सकता है, ठीक है। यानी कि इसके संयोजी सेल अपूर्ण होते हैं, इसके संयोजी संरचनाएं पूर्ण नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए इन तत्वों का परमाणु अन्य परमाणु से सहयोग कर अपने नज़दीकी से उत्कृष्ट गैस की भांति इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं, है ना। इन परमाणुओं में अपने इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार से व्यवस्थित करने की प्रवृत्ति होती है कि इनमें बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाए। इसे अष्टक नियम कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं? अष्टक नियम कहते हैं। नेक्स्ट है आप लोग का, एक पोत जो शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त लेता है, एक पोत जो शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त लेता है, वो कौन लेता है? तो ये आप लोग का धमनी जो होता है ये लेता है, ठीक है। बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, धमनी। धमनी जो कि रुधिर वाहिनियाँ हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, उन्हें धमनियाँ कहते हैं। इनमें सामान्यतः शुद्ध रुधिर या ऑक्सीजनित रुधिर बहता है, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी के जिसमें अशुद्ध रक्त या आप लोग का ऑक्सीजनित रुधिर वाहित होता है ना, धमनियों में क्या नहीं पाया जाता है? कपाट नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, उच्च रक्तचाप को भी क्या कहा जाता है? तो उच्च रक्तचाप को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको हाइपरटेंशन कहा जाता है, राइट। क्या कहा जाता है? हाइपरटेंशन। तो देख सकते हैं किस तरह का प्रश्न आप लोग के पिछले एग्जामिनेशन में पूछा गया है, जैसे सिक द्वारा एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था उसमें। देखिए, हम लोग उच्च रक्तचाप के बारे जान लेते हैं, वो क्या? देखिए, ये एक चिकित्सा स्थिति है जिसमें धमनियों में रक्त का दबाव बढ़ जाता है। दबाव की इस वृद्धि के कारण रक्त का प्रवाह बनाए रखने के लिए हृदय को सामान्य से अधिक काम करने की आवश्यकता पड़ती है। आराम के समय रक्तचाप आप लोग का 100 mm से आप लोग का 140 mm होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोग का, फेफड़े में छोटे हवा के थैलिया को क्या कहा जाता है? फेफड़े में छोटे हवा की थैलियों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो फेफड़े में छोटे हवा की थैली को हम लोग कहते हैं क्या? एल्वियोली, ठीक है। सी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, हवा या
वायु सांस लेने वाले प्राणियों का मुख्य श्वसन अंग या फुफ्फुस होता है ना। कौन होता है? फेफड़ा या फुफ्फुस कह सकते हैं। यह प्राणियों में एक जोड़ा होता है, इसमें रक्त का शुद्धिकरण होता है। फेफड़ों का मुख्य कार्य होता है वातावरण में ऑक्सीजन लेकर उसे रक्त परिसंचरण में प्रवाहित करना और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजित कर उसे वातावरण में छोड़ना होता है। गैसों का यह जो विनिमय होता है असंख्य होता है। छोटे छोटे पतली दीवारों वाली वायुपुटिकाओं जिन्हें एलिवयोली कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है डेस एक जैविक सामग्री है जिसे ईंधन के अक्षय स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बायोमास है जो कि एक ईंधन के रूप में इसको उपयोग किया जा सकता है ना। बहुत सारे लोग करते भी हैं, आप लोग करते हैं कि नहीं वो कमेंट करके बताइए तो ज़रा। देखिए बायोमास क्या है? जीवित जीवों या हाल ही में मरे हुए जीवों से प्राप्त पदार्थ जैव मात्रा या जैव सन्निहत्ति या बायोमास कहलाता है ना। जो मतलब छोटे छोटे कचरा से जो मिलकर बनता है उसे हम लोग बायोमास कहते हैं। इससे बिजली का जलाया जा सकता है, यानी कि बिजली का उपयोग किया जा सकता है। और ये प्रायः जीव से आश्रय पौधा से है ना। बायोमास ऊर्जा का स्रोत है, जैसे कि आप सभी को बताएं। बायोमास को जैव ईंधन के रूप में कई प्रकार से बदला जा सकता है और बदला भी जा रहा है। नेक्स्ट है डेस यह परमाणु के नाभिक में संग्रहित होता है। कौन परमाणु के नाभिक में संग्रहित होता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, दीप्तिमान ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। तो इसका जो आंसर आप लोग को हो जाएगा, क्या हो जाएगा? परमाणु ऊर्जा। ठीक है, डी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव लार में एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है? मानव लार में जो एंजाइम होता है उसका नाम की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आप लोग का हो जाएगा पेप्सिन। ठीक है, मानव लार में जो एंजाइम होता है उसको हम लोग पेप्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्सिन कहते हैं। देखिए लार, इसके कई अन्य नाम हैं जैसे कि लार, थूक, स्लोबर, ये सब है। मानव और अधिकांश जानवर के मुंह में उत्पादित पानी जैसा और आमतौर पर एक झागरदार पदार्थ है ना। मानव लार में 98% पानी होता है। मानव लार में कितना परसेंट पानी होता है? तो 98% पानी होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, इस टाइप का। इसको इस सबको आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, राइट। और 2% दूसरा यौगिक होता है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट बलगम हो गया, जीवाणुरोधी यौगिक हो गया, एंजाइम हो गया, ये सब होता है। देखिए लार में टाइलिन और माल्टेज एंजाइम होता है। लार में और कौन से एंजाइम होता है? टाइलिन और माल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट है मस्तिष्क का हिस्सा जो कि सांस लेने, पाचन और हृदय गति जैसे स्वायत्त कार्यों को नियंत्रित करता है। कौन करता है बताइए? मानव का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो कि सांस लेने, पाचन, हृदय जैसे गति स्वायत्त कार्यों के लिए नियंत्रित करने का कार्य करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, सी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मानव मस्तिष्क की बात करते हैं, इसका 3 भाग होता है। पहला आप लोग अग्र मस्तिष्क, सेकेंड हो गया मध्य मस्तिष्क एंड थर्ड हो गया आप लोग का पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, देखिए तो पश्चिम मस्तिष्क में मेडुला ऑब्लांगेटा होता है और ये सांस लेने, पाचन, छींक, हृदय जैसे गति कार्यों को नियंत्रित करने का कार्य करता है, राइट। नेक्स्ट है जब एक परमाणु की पूर्ण कक्षा होती है तो यह क्या कहलाती है? जब एक परमाणु की कक्षा पूरी हो जाती है तो वह क्या कहलाती है? बताइए वो क्या कहलाती है दोस्तों? बोलिए फटाफट, आप लोग कमेंट करके बोलिए। अस्थिर कहलाता, वैलेंस कहलाता है, प्रभारित कहलाता, स्थिर कहलाता। ये कैसा कहलाता है? तो ये स्थिर कहलाता है। ठीक है, सी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जब एक परमाणु की कक्षा पूर्ण होती है तो यह स्थिर कहलाता। इस स्थायित्व को पाने के लिए परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है। उत्कृष्ट गैस की कक्षा पूर्ण रहती है। इस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिए। नेक्स्ट है एक आयन बनता है जब एक परमाणु खोता है या प्राप्त करता है। एक आयन कब बनता है? बोलिए। एक आयन जब इलेक्ट्रॉन एक खोता है या पाता है तब बनता है। ठीक है, देखिए केमिस्ट्री क्वेश्चन है। केमिस्ट्री से भी आप लोगों को 4 से 5 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, आप लोग
9 से 10 प्रश्न आप लोग बायोलॉजी से रहेगा। देखिए, आयन ऐसे परमाणु या अणु जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या असमान होती, उसे आयन कहते हैं। आयन किसे कहते हैं? ऐसे परमाणु या अणु जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो रहता है समान नहीं होता है, उसे आयन कहते हैं। इससे आयन में विद्युत आवेश होता है ना। आयन का निर्माण तब होता है जब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है या प्राप्त करता है ना। एक आयन का निर्माण कब होता है? जब एक आयन जब इलेक्ट्रॉन खोता है या ग्रहण करता है, राइट। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है उस पर धनायन और जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है उसे ऋणायन आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से पारित किया जाता है तब उसका रंग कैसा हो जाता है? बताइए। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से पारित किया जाता है तब उसका रंग कैसा हो जाता है? तो उसका रंग दूधिया हो जाता है, ठीक है। डी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसा रंग हो जाता है? दूधिया कलर का। नेक्स्ट है, एक संपत्ति जिसके द्वारा एक तत्व विभिन्न भौतिक गुणों वाले विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें दोस्तों हम लोग अलोट्रोप कहते हैं, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है, NaOH क्या है? बेस है, एसिड है, अल्काइन है, क्लोराइड है। तो दोस्तों इसका बात करते थे, ये हम लोग एक प्रकार का क्या है? बेस है, ठीक है। इसका हम लोग रासायनिक नाम की बात करते हैं NaOH का, तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा आप लोग का सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जो कि एक उच्च कोटि का क्षार है, ठीक है। इसे दोहन सोडा भी कहते हैं। यह लुगदी, कागज़, वस्त्र, पेयजल, साबुन, डिटर्जेंट निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है ना। नाली के सफाई में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, घेंगा रोग उपचार में क्या है? घेंगा रोग के उपचार में डैश का आइसोटोप उपयोग किया जाता है। यानी कि घेंगा रोग के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन दिया है। पहला में आप लोग का यूरेनियम है, एंड सेकेंड में आयोडीन है, थर्ड में कार्बन है, एंड फोर्थ में हाइड्रोजन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आयोडीन हो जाएगा, ठीक है। घेंगा रोग के उपचार के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग का देखिए, रोग से आप लोग एक प्रश्न देखने को मिलेगा ही, तो आप लोग इसको गांठ बांध लीजिए। रोग से आप लोग हम पढ़ा भी दिए हैं, उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं। यहाँ से आप लोग को प्रश्न 100% बनेगा, ठीक है ना। देखिए, जम्बुकी यानी कि आयोडीन एक रासायनिक तत्व की कमी से दिमाग और शरीर का विकास से जुड़ी बहुत सारी बीमारियां होने लगती। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, जिससे आप सभी को बताएं, और इसके उपचार के लिए आयोडीन आइसोटोप्स का उपयोग किया जाता है। रोगी अत्यधिक समुद्र इलाके में मिलते हैं, है ना, और ये जो रोगी होते हैं अत्यधिक समुद्र के किनारे आप लोग को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, डैश एक प्रोटीन है जो रक्त जमावट में मदद करता है। कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो कि रक्त जमावट में मदद करता है? सीरम, प्लाज्मा, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन। तो इसका जो आंसर आप लोग को हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फाइब्रिनोजेन, ठीक है। डी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि रक्त बनाने में मदद करता है और इसकी उत्पत्ति यकृत द्वारा होता है, यानी कि लीवर के द्वारा होता है, ठीक है। फाइब्रिनोजेन का आप लोग का उत्पत्ति लीवर के द्वारा होता है, राइट। नेक्स्ट, पशु व्यवहार के अध्ययन को क्या कहती? कवक विज्ञान, परिस्थितिकी विज्ञान, आप लोग का आचार विज्ञान, उत्तक विज्ञान। तो पशु व्यवहार के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? आचार विज्ञान कहते हैं। यानी कि सी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। आचार विज्ञान को हम लोग हिंदी में क्या कहते, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इकोलॉजी, ठीक है। इस विज्ञान में पशुओं के व्यवहार का और उनका अन्य पशुओं के साथ वार्ता होता है और किसी प्रकार से वे अपनी दिनचर्या करते हैं और उसी का हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं उसके अध्ययन के द्वारा, आचार अध्ययन के द्वारा, है ना। नेक्स्ट है, न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन इस नाम से, मतलब किस नाम से जाना जाता है? न्यूटन का पहला लॉ किस नाम से जाना जाता है वो आप लोग को बताना है। तो
तो ये आप लोग को लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है। न्यूटन का प्रथम गति नियम, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगा, या यदि कोई वस्तु एक चाल से सीधी रेखा में से चल रही है तो वह वैसे ही गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। न्यूटन के इस नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इस नियम से ही बल की परिभाषा बना है ना। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए डैश कुल का क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कुल डैश का केवल 1% सभी हरे पौधे द्वारा अवशोषित होते हैं। ये कौन है, इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा क्या हो जाएगा, अच्छा हम लोग ये क्वेश्चन छूटा नहीं। डैश को सिफगोनोमीटर नामक साधन से मापा जाता है, यानी किससे मापा जाता है, तो देखिए रक्तचाप को सिफगोनोमीटर से मापा जाता है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, देखिए मानव का रक्तचाप जो होता है 120 डिवाइड बाय 80 होता है ना। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए डैश का केवल 1% सभी हरे पौधे द्वारा अवशोषित होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सौर विकिरण। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए कुल विकिरण का केवल 1% ही सभी हरे पौधे द्वारा अवशोषित होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में होती है और सबसे कम बैंगनी रंग के प्रकाशन में होती है ना। प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है ना। तो आज की हम लोगों क्लास यहीं पे ख़त्म होती है ना, और हम लोग क्वेश्चन भी यहीं पे एंड होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, नहीं हो रहा तो उसको भी कमेंट करके अपना फीडबैक देने की तैयारी करें। ठीक है, और कैसा लगा आप लोग क्लास उसको भी आप लोग कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे उन लोग पास वीडियो पहुंच सके। और आप लोग इस चैनल में नए होंगे तो बोलेंगे जौहर एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी इसी तरह का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं।